IGNOU MSc Chemistry and MSc Analytical Chemistry. Previous year question paper solution of code MCH014, that is Mathematics for Chemist. First let me show you question paper. 1 hour का पेपर है, 25 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स. एंड मैथ्स उन लोगों को सिलेक्ट करनी है जिनके पास ग्रेजुएशन में बायोलॉजी थी, मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स मैथ्स सिलेक्ट करेंगे एंड मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी सिलेक्ट करेंगे. नाउ डिस्कसिंग सॉल्यूशंस. क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग. fx is equal to ae to the power x square with respect to x where a is a constant. ठीक है, हमें क्या करना है, एफ एक्स फंक्शन एक्स जो है ए ई एक्स स्क्वायर है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमने ए का कांस्टेंट लेके हमें इसे डिराइव करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें ये हमारे पास दिया हुआ था जस्ट डेड, ये हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हमारा ए एक्स कर, तो ये ए हमारा कॉमन हो जाता है, ये आगे आ जाएगा, तो ए आगे आ गया, अंदर ये बच जाता है. मतलब ये बेसिकली डेरिवेशन करनी है, डिफ्रेंशिएशन करनी है, एंड देन इसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा. देखो मैथ से इसमें पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, तो ये मैं आंसर सोल्यूशंस आपको दिखा रही हूँ, बाकी मतलब ठीक है. अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, हमें मान लो ए को 1, बी को 2 3 4 एंड सी को हमने 3 4 5 लिया है. हमें वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को. ठीक है, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ. जहाँ पे आपको ये यू टाइप साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है यूनियन. यूनियन मतलब आपको यहाँ पे जहाँ भी ये साइन दिखेगा वहाँ पे आपको सबको ऐड करना है. ठीक है, और ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब आपको कॉमन कॉमन चीज़ें लेनी है. ठीक है, जैसे अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. इसका मतलब ये है, देखो सबसे पहले अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं ये. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये वाला पोर्शन बी यूनियन सी को सोल्व किया है. बी का इसका मतलब क्या था, हमारे पास 2 3 4 था, यूनियन हमने क्या किया 3 4 5. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 3 4 5 लिया, यूनियन जो सी की वैल्यू हमें दी गई थी ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. तो हमें अब देखो हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था 2 3 4 और हमें बोला गया था 3 4 5. ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, साइन हमें पास दिया गया था यूनियन का. यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है हमें जो सबको ऐड करने का, मतलब मेरे यूनियन का मतलब बोलने का है इन सब में से आपको एक एक चीज़ें लेनी है. मतलब जैसे 2 ले लिया तो हमने 2 ले लिया, अब ये दोनों में 3 था तो 3 ले लिया, 4 ले लिया और यहाँ से 5 ले लिया. ठीक है, ये हमारा हो गया यूनियन का मतलब. जहाँ भी आपको यूनियन का साइन दिख रहा है आपको ये करना है. अब मान लो एक इंटरसेक्शन का लेते हैं, मान लो ये वाला, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपको इंटरसेक्शन दिया गया है. इंटरसेक्शन दिया गया है तो 1 है, 1 इंटरसेक्शन में क्या दिया गया है 2 3 और 4. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन दिया गया है, इंटरसेक्शन है ना, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ कॉमन कॉमन लेना है. अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या गया 0 0. यहाँ पे हमने इसको 5 से डिनोट किया गया है. ठीक है, यहाँ पे 5 दिखा गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. जहाँ पे आपको यूनियन दिख रहा है वहाँ पे जो आगे ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसमें सब में से एक एक वैल्यू आपको लेनी है. जैसे 2 ले ली तो ए 2 ले ली, अब 3 चाहे कॉमन हो ना हो 3 आपको लेनी है. मतलब आपको हर एक लेटर का एक एक डिजिट उठाना है. लेकिन जहाँ पे भी आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, इंटरसेक्शन ये मतलब ये वाला जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से जो जो सिर्फ कॉमन कॉमन टर्म्स है सिर्फ वो लेनी है. ठीक है, इस वे में ये सॉल्व होगा. यहाँ पे भी आप देख लो ये वाला है, हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन था. इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन कॉमन लेना है. देखो 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने यहाँ 3 ले लिया. 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया. ठीक है, ये थोड़ा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो थोड़ा सा देख लेना. मतलब है ना, इसमें मैथ्स में आपको सिर्फ इतना आइडिया लेना है हर क्वेश्चन से कि जैसे किस किस वे में क्वेश्चन आए. जैसे यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, आगे बाइनोमियल थ्योरम है, मतलब जो जो है ना सिर्फ आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है और इससे रेफरेंस लेनी है बस. ठीक है.
ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके में आएगा, लेकिन ये सोल्व ज़रूर करके देखना, क्योंकि इससे पेपर में हेल्प होगी बस। अब देखो जैसे मैंने बताया था बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो हो मतलब इतना तो नहीं कर सकती। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमें बताना है और द मैक्यूलिन एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स के लिए बताना है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 + x⁻n इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिखते हैं हम, तो हमारे पास देखो ये हमने नीचे कॉमन टर्म्स लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया है बेसिकली, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मतलब 1 लिया है, 1 प्लस ये n ऊपर था तो x के साथ मिलके nx बन गया, nx बन गया। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, n फिर n-1 लिया है, फिर यहाँ पे देखो n-1 यहाँ पे कॉमन यहाँ से उठाया, फिर n-2 एक्स्ट्रा टर्म ले लिया। अब नीचे जो लिखा है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनका मतलब ये होता है, ये जो साइन है, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये बेसिकली फैक्टोरियल का साइन होता है। इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल, कहने का मतलब है 2 इंटू उसके नीचे जितनी भी वैल्यू है, मतलब 2 के नीचे 1 होगी, 2 1, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव में लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है, लेकिन 1 के नीचे नहीं लेना है नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बोला गया है मैक्यूलिन एक्सप्रेशन। मैक्यूलिन एक्सप्रेशन में एफ एक्स की क्या होगी, एफ की पावर 0, और यह एक्स ये मतलब सिंगल डैश था, फिर डबल आ गया, फिर ऐसे ट्रिपल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले एक्स था, देन एक्स स्क्वायर हो गया, देन एक्स क्यूब हो गया, ऐसे करके इसको सोल्व करना है। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लाइक दैट, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू पार्ट बी, इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 17 ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की होती है 2x आ गई। अब हमारे पास वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वाई स्क्वायर की होगी 2y, तो एक्स स्क्वायर हो गया 2y हो गया, डिफरेंशिएशन का साइन हो गया इक्वल टू 50, फिर 0 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट इसको सोल्व करना है। देन इसके बाद हमें क्या आ जाए, जब हम उसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें ये बतानी है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है। अब हम इक्वेशन ऑफ जब टेंजेंट सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई वन अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या हो गया, dy बाई डी एक्स पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू करके हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और इक्वेशन ऑफ जब हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी जेड बाई डी टी 4। इसमें z की वैल्यू हमें ये दी गई है x की पावर 5 y की पावर 4, वेयर x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है। हमें क्या गिवन है, मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। फिर हमें क्या क्या एक्स और वाई की वैल्यू जो हमें ये दी गई है अलग अलग, इसको हमने इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दिया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। फिर हमने लास्ट में इसको वही किया है, डीजेड निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किया है, और देन हमारी ये इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड ही आए हुए हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टॉपिक एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इवेलुएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मतलब या तो आपको ये इवेलुएट करना है या फिर ये, दोनों में से कोई भी इवेलुएट आपको करना है। ये आपका साइन किसका होता है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी करेंगे तो इसकी हमें हाफ टी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट 4, joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and its length is half that of the third line, ठीक है। हमें प्रूव करना है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को दो साइड ऑफ द ट्राइंगल के, जो कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, थर्ड साइड से, एंड इसकी जो लेंथ है वो हाफ है थर्ड लाइन के, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने पहले ये डायग्राम बनाया। अब इसमें क्या करना है, देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी जो हमारे हैं हम लोग इसको ए ले लेते हैं, बी सी जो है हमारे पास हमने इसको बी ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, डी ई जो है और डी जो है ये मिड पॉइंट है बी सी के और ए सी के, ठीक है, बी सी और ए सी रेस्पेक्टिवली। अब ऐसे करके मतलब इसको प्रूव करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इसमें थ्योरम लगानी है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डी सी हाफ बी सी, देखो डी सी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डी सी था ना, ये डी था ये सी था, डी सी क्या है, डी सी हाफ बी सी हो गया, और ई सी क्या था, ई सी क्या था हाफ
ए सी हो गया बस। फिर लेट ई डी हमने सी ले लिया। अब ई डी की वैल्यू हमने क्या ले ली है, ई डी को हम लोग ये जो लेंथ थी हमारे पास इसमें ई डी को हम सी कंसिडर कर लेते हैं। ई डी को सी कंसिडर कर लेंगे तो ट्राइंगल हमारे पास, एक ट्राइंगल क्या बन गया, एक ट्राइंगल ये हमारे पास ऊपर था ना डी ई सी, डी ई सी में ही हम सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ ए बी। तो हैंस प्रूव हो गया कि ई डी जो है वो पैरेलल है ए बी की, और जो लेंथ है वो इक्वल टू दी हाफ दैट ऑफ द ए बी है। ठीक है, now moving on to part next question, solve the differential equation 1 tan x divided by dx plus y is equal to cos x cos x x। ये तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, ये तो डायरेक्ट इसी में अप्लाई करना है। 1 बाय टेन एक्स क्या होता है, 1 बाय टेन एक्स कोट एक्स होता है, डिवाइड बाई डी एक्स ले लिया इज इक्वल टू कोस एक्स एक्स ले लिया। अब इसको डिवाइड, अब हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यू को कोट एक्स से डिवाइड कर दिया। कोट एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी कोट एक्स आ गया और इसके नीचे भी कोट एक्स आ गया। अब इसको सोल्व करना है, अगर हम इसको देखेंगे 1 वाई बाई कोट एक्स हो गया, और कोट एक्स तो यहाँ से चला गया, वाई बाई कोट एक्स हमारे पास वाई टेन एक्स आ गया। कोस एक्स एक्स बाई कोट एक्स करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स बाई 1 बाई टेन एक्स करके सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। डायरेक्टली लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू कोस एक्स एक्स टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखना ये थोड़ा सा ना ध्यान से समझना, मतलब ये है कि थोड़ा रिपीट होने का चांस है इस क्वेश्चन का। ए जो है, बाकी तो सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अलावा वो आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। ए हमारे पास, अब देखो ये वैल्यू ए की दी है, ये हमारे पास बी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो हमें मैट्रिसेस दिया है इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम आपको इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ए की आप सिर्फ फर्स्ट लाइन कंसिडर करेंगे, 7 2 3 था। अब आप इसकी बी की फर्स्ट लाइन देखेंगे, बी की फर्स्ट लाइन देखिए तो 7 इंटू 2 किया, तो हमने क्या किया, देखो अब हमने ये ऐसे कैसे लिखा है, 7 इंटू 2 करेंगे तो 7 2 जा 14 आ गया। फिर नेक्स्ट हम 2 को करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2 आ गया। देन 3 को करेंगे 4 से, 3 4 से 12 आ गया। अब इसी फर्स्ट लाइन को आप इस सेकंड वाले से करेंगे, सेकंड वाले से करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, डन। अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे, 1 8 1 8 1 देखनी है। अब इसको पहले एक ऊपर बी की फर्स्ट लाइन से करेंगे, देन बी की सेकंड लाइन से करेंगे, ठीक है। अब 1 8 1 था तो 1 8 1 पहले हम करेंगे 2 1 4 से, ठीक है। इस 2 1 4 से करेंगे तो क्या आ गया, 1 को 2 से किया तो 1 2 जा 2, 8 1 जा 8, 1 4 जी 4, ठीक है। अब इसी लाइन को सेकंड वाली, इस सेकंड वाली लाइन से करेंगे तो 3 1 जा 3, 8 2 जा 16 और 1 5 जा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये हमने कैसे किया है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिसेस होता है, हम इसमें रो मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था, 2 इंटू 3 का रो मैट्रिक्स था, यहाँ पे 2 इंटू 3 का था। और कॉलम मैट्रिक्स क्या था, 3 इंटू 2 का था कॉलम मैट्रिक्स। देखो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स हम पहले क्या लेते हैं, ये देखो एक मिनट कलर, हाँ 2 इंटू 3 लिया था हमने, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे, तो हमारे पास 2 इंटू 3 आ गया। अब ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ पे 3 थे, 1 2 3 3 ले लिए और यहाँ पे 1 2 थे। तो अब जब हमारा 2 इंटू 3 रो मैट्रिक्स हो और 3 इंटू 2 कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है ना, हमें फर्स्ट वाले की रो लेनी होती है और सेकंड वाले का कॉलम लेना होता है, ठीक है। इस वाले की अगर हम रो लेंगे और इस वाले का हम कॉलम लेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो आंसर में जो हमारा मैट्रिक्स बनना चाहिए वो हमारा मैट्रिक्स, सॉरी 2 इंटू 2 बन रहा है। हमें क्या लेना था, फर्स्ट वाले की रो लेनी थी, सेकंड वाले का कॉलम लेना था, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बन रहा था। तो देखो हमारे पास ये 1 2 और 1 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हमने बना दिया। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, अब इसमें लास्ट में कुछ नहीं करा है, 14 में से 14 प्लस 2 कर दिया, 16 हो गया, 12 पीछे ऐसे का ऐसा, शुरू के 2 को ऐड कर दो, शुरू के 2 को ऐड कर दिया है। या फिर डायरेक्टली ना, आपको इस स्टेप की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप जा सकते हैं, समझ गए ना। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आपको दिखानी थी, तीनों को प्लस कर दो 28, इन तीनों को प्लस कर दो 14, इन तीनों को प्लस कर दो 14, इन तीनों को प्लस किया तो 23। हमारे पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई, ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी टॉस अ फेयर कॉइन ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है। आप देखो, आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हो। अब आप एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो आपकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो सबसे पहले तो आप सिक्के को एक उछालते हो अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली 4 ही प्रोबेबिलिटी हमेशा आ सकती है। या तो सिक्के पे
मतलब दो सिक्के आपने दोनों सिक्कों को उछाला, या तो दोनों सिक्कों पे हेडेड आ गया, या फिर एक सिक्के पे हेड आ गया एक सिक्के पे टेल आ गया, या फिर एक सिक्के पे टेल आ गया एक पे हेड आ गया, या फिर दोनों सिक्कों पे टेल आ गया। इसके अलावा तो कोई प्रोबेबिलिटी आपकी बनती ही नहीं है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें एटलीस्ट आपके पास वन टेल हो। अब देखो ये जो हमारे पास हेडेड है इसमें तो टेल नहीं है, बाकी तीनों में हमारे पास टेल है, तो हमारे पास टेल की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, टेल की 3 थी टोटल 4 थी, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, ये टोटल 4 थी, ये टेल की पूछी थी, टेल की 3 आ गई, तो 3/4। ऐसे ही आपको बार बार पूछ सकते हैं कि जैसे इस बार पूछा है कि दो सिक्कों को उछाला है, और देखो या तो आपसे ये पूछ ले दो सिक्कों को उछाला है एक साथ, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला है, सेम ही बात पड़ेगी। अब आपको आज इस बारे वाले में मान लो पूछे कि 3 टाइम्स पूछ रहे हैं, ट्वाइस टाइम्स 3 टाइम्स, तो हेड आ जाएगा, हेडेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, ऐसे करके प्रोबेबिलिटीज उसकी बनानी है आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये दोनों क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब देखो फाइंड द इगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी इगन वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू हमें ये दी गई है, जब हम इसको वही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, इसको सोल्व करेंगे तो इगन वैल्यू हमारे पास लैम्डा -1 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ टाइट्रेशन ऑफ HCl अगेंस्ट NaOH द टोटल वैल्यू ऑफ 19.6 सेंटीमीटर क्यूब, 19.9 सेंटीमीटर क्यूब, 20.1 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें क्या आएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे, पहले x1 x2 को सबमिशन किया, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम x डेक्स निकालेंगे तो सबमिशन डिवाइडेड बाय n, n मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 है, तो n हमारा 80 है, तो 80/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखो x1 माइनस एक्स कर देंगे, x2 माइनस एक्स, x3 माइनस एक्स डैश कर देंगे, और x4 माइनस एक्स डैश कर देंगे। ये जो 20 की वैल्यू है ना, इसको हर एक टर्म में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में वही है, ये निकाल के सोल्व करेंगे x करके 0.34 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास 0.336 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन यही 4 वैल्यूज़ हैं, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा था, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन पूछा है। मीन की स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू होती है d/√n। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अब हमारे पास इसमें हमने देखा था ना 0.336 ये आया था, तो जस्ट 0.336 हमने यहाँ लिख दिया, और √n हमारे पास √4 आया, तो इसको सोल्व करेंगे, √4 की वैल्यू 2, तो 0.168 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है इसका वेरिएंस, दैट इज एस स्क्वेयर हमें निकालना है, तो इसको हम ये फॉर्मूले में लगाएंगे तो 0.113 आ गया। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ वैलेंस इन ppm ऑफ द मेजरमेंट, ppm में इसको निकालना है हमें, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1.68, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज का आपको सम निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली वही है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 1 + 2 को यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, बाकी जो अंदर के टर्म्स बच गए इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू ये आ जाएगी। हम इसको इस फॉर्मूले में देन हमें अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास r ≠ = 1 है तो, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में ये चीज़ प्रूफ हो जाती है = 1, जो कि हमारे पास हैंस प्रूव्ड, ये लॉ हमारे पास सीरीज प्रूफ हो गई। नेक्स्ट एक्सपैंड करना है हमें 3x + x⁻7 यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, वही बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे आप इसमें, तो आपको 1 मिनट, ये बहुत लंबा सॉल्यूशन है, ठीक है। जब आपको बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आ रहे हैं ना ऑप्शन में है, तो बाइनोमियल इग्नोर ही करने की कोशिश करना, क्योंकि बाइनोमियल देखो कितना लंबा सॉल्यूशन दे रही है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा बाइनोमियल। लेकिन ये सिंपल बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना ये दिख रहा है ना उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पढ़ेंगे तो बहुत आसान है ये। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकर बडीज, एंड फर्दर आपको कोई भी डाउट या इशू है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।